नमस्कार एवरीवन। कॉलेज शिक्षा राजस्थान ज्ञान दूत कार्यक्रम 2.0 में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर चंद्र कंवर, सहायक आचार्य समाजशास्त्र, एक और टॉपिक के साथ उपस्थित हूँ। और आज का हमारा जो टॉपिक है वह एक बहुत ही सेंसिटिव और कॉम्प्लेक्स टॉपिक है। यह टॉपिक है सांप्रदायिकता या फिर कम्युनलिज्म। मेरा आपसे एक सवाल है, क्या आपने लव जिहाद, मॉब लिंचिंग, बीफ कंट्रोवर्सी या फिर राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद के विषय में अगर सुना है तो ये सब जो मुद्दे हैं ये किससे संबंधित है? ये सभी मुद्दे सांप्रदायिकता से संबंधित है। तो सांप्रदायिकता है क्या? देखिए, सांप्रदायिकता से तात्पर्य है कि एक संप्रदाय द्वारा, मतलब कम्युनिटी के द्वारा स्वयं को श्रेष्ठ समझना और दूसरी कम्युनिटी को जो कि उससे अलग है, डिफरेंट है। अलग कैसे है? अलग सामाजिक सांस्कृतिक दृष्टि से अलग हो सकती है, संस्कृति अलग हो सकती है किसी सोसाइटी की, किसी कम्युनिटी की। तो अपनी कम्युनिटी को श्रेष्ठ समझना, बेस्ट समझना कि हमारी कम्युनिटी ही बेस्ट है, और दूसरी कम्युनिटी को हीन समझना। तो यहाँ पर अपनेपन की और एक परायेपन की भावना आ जाती है, और एक कम्युनिटी दूसरे कम्युनिटी के खिलाफ इस तरह के कार्य करती है, इस तरह की हिंसा करती है, नुकसान पहुंचाने का उसे प्रयास करती है कि जो सांप्रदायिकता है वह एक समस्या बन जाती है। और सांप्रदायिकता हमारी राष्ट्रीय एकता, लोकतांत्रिक मूल्यों और सामाजिक सौहार्द के लिए एक खतरा है। इसलिए ये एक बहुत ही चुनौतीपूर्ण समस्या है, इसीलिए हम इसका अध्ययन भी करते हैं। तो आइए हम ये देखते हैं कि सांप्रदायिकता हम किसे कहते हैं। सांप्रदायिकता हम उस स्थिति को कहते हैं, उस सिचुएशन को कहते हैं जबकि दो समुदायों में धर्म, भाषा, प्रजाति आदि के आधार पर घृणा, विद्वेष या संघर्ष की प्रवृत्ति पाई जाती है, और इस घृणा, विद्वेष या फिर संघर्ष के कारण जो सामाजिक सौहार्द है वह बिगड़ जाता है, और समाज में एक अशांति और व्यवस्था समाज की इससे गड़बड़ा जाती है। लोगों में कटु संबंध उत्पन्न हो जाते हैं और वो एक दूसरे पर भरोसा नहीं करते हैं, अविश्वास की भावना उत्पन्न हो जाती है। और सांप्रदायिकता की अनेक घटनाएं आपको देखने को मिलती है जब आप अखबार पढ़ते हैं। तो राजस्थान में ही देखिए, अभी करौली में जिस तरह की सांप्रदायिक घटना हुई है, तो आए दिन आप अखबारों में पढ़ते हैं कि दो संप्रदायों में या दो समुदायों में रिलीजियस प्रोसेशन को लेकर झगड़ा हो गया, त्योहारों को मनाने को लेकर झगड़ा हो गया। इस तरह से जो जीवन शैली में अंतर है उनको लेकर, जो बिल्कुल विरोधी जीवन शैली है उसको लेकर जो शंका है, इसके कारण विभिन्न संप्रदायों में झगड़े हो जाते हैं। तो ये जो सांप्रदायिकता है, इसकी इंटेंसिटी के आधार पर सांप्रदायिकता के अनेक प्रकार हो सकते हैं। विपिन चंद्रा ने सांप्रदायिकता के प्रकारों में उदार सांप्रदायिकता की चर्चा की है। उदार सांप्रदायिकता का तात्पर्य है कि जो समुदाय है वह अपने जीवन में अपनी परंपराओं, संस्कृति, खान पान को फॉलो करता है, और लेकिन उसके जो धार्मिक संस्थाएं हैं वह अलग होती हैं। जैसे मस्जिद जाना, लेकिन व्यापार वह एक हिंदू मंदिर के बाहर दुकान लगाकर भी कर सकता है। और आप बहुत बार देखते हैं हिंदू मंदिर के बाहर बहुत सारे मुस्लिम व्यापारी अपना छोटा छोटा कार्य कर रहे होते हैं। तो ये उदार सांप्रदायिकता है। ये मस्जिद जाते हैं लेकिन वो मंदिर के लिए मालाएं भी बेचते हैं। फिर हम कम्युनल सांप्रदायिकता की बात कर सकते हैं। कम्युनल सांप्रदायिकता में एक समुदाय अपने जो उसका जीवन है, सामाजिक जीवन, उसमें भी वह अपने धर्म के सिद्धांतों को महत्व देता है। जैसे कि मस्जिद जाना, इसके साथ साथ इस्लामिक बैंकिंग या फिर मदरसे में अपने बच्चों को पढ़ने भेजना। तो इस तरह से अपनी कम्युनिटी की जो कल्चर है उनमें बहुत ज़्यादा विश्वास रखना। और तीसरे प्रकार के
सांप्रदायिकता को हम उग्र सांप्रदायिकता कह सकते हैं। एक्सट्रीम जो किस्म की सांप्रदायिकता है वह यह समस्या का रूप ले लेती है। उदार सांप्रदायिकता और कम्युनल सांप्रदायिकता के अंतर्गत लोग अपने अपने जीवन शैली, धर्म और विश्वासों को मानते हैं लेकिन दूसरों से घृणा नहीं करते हैं। लेकिन उग्र सांप्रदायिकता एक समस्या तब बन जाती है जबकि अलग अलग कम्युनिटीज स्वयं को श्रेष्ठ मानती है अन्य कम्युनिटी के बजाय, और इससे लोगों में शंका, भय और द्वेष की भावना पैदा हो जाती है और लोग बहुत डर जाते हैं। अब सांप्रदायिकता के प्रकारों को देखने के बाद हम सांप्रदायिकता के कारणों को देख लेते हैं। तो हम ये देखते हैं कि प्राचीन भारत में सांप्रदायिकता जैसी कोई समस्या नहीं थी, लेकिन मध्यकालीन भारत में कई बाहरी समुदाय आए, अनेक संस्कृतियां और धर्मों ने भारत में प्रवेश किया। ऐसे एक विदेशी धर्म के रूप में हम इस्लाम की बात कर सकते हैं। तो इस्लाम अपने साथ अपनी धार्मिक जीवन शैली, सामाजिक जीवन शैली, संस्कृति, भाषा आदि को लेकर भारत में आया। हिंदू और मुस्लिम धर्म में या मुस्लिम समाजों में आपस में अंतःक्रिया होने से इन दोनों समाजों ने जहां एक दूसरे को समझा, करीब आए, वहीं दूसरी तरफ भिन्नता के कारण इन दोनों में आपस में टकराव या संघर्ष भी हुए। और इसका कारण कुछ मुस्लिम शासकों की भेदभावपूर्ण नीति भी रही है, जैसे हिंदुओं पर जजिया टैक्स लगाना या फिर बलात् धर्म परिवर्तन करना। तो एक शंका की भावना हिंदू समाज में इन सब कारणों से उत्पन्न हो गई। हालांकि मध्यकालीन भारत में हमें अकबर के जैसे शासक भी मिलते हैं। अकबर के शासनकाल में सभी समुदायों को समान दृष्टि से प्रशासन द्वारा व्यवहार किया जाता था, और अकबर ने दीन इलाही जैसे एक ऐसे धर्म की स्थापना भी की जो कि सांप्रदायिक सौहार्द का एक बहुत ही उत्तम उदाहरण है। इसके अतिरिक्त हम सामाजिक सांस्कृतिक कारकों की बात कर सकते हैं। मतलब अलग अलग प्रकार की संस्कृति होना, और धर्म भी संस्कृति का एक हिस्सा है। तो धार्मिक भिन्नता, सामाजिक जीवन शैली के आधार पर भी समुदायों में सांप्रदायिकता देखने को मिलती है। राजनीतिक कारकों की हम बात कर सकते हैं, क्षुद्र राजनीतिक स्वार्थों की बात कर सकते हैं। आर्थिक एवं मनोवैज्ञानिक कारणों से भी सांप्रदायिकता की घटनाओं में बढ़ोतरी हो जाती है। जैसे मनोवैज्ञानिक रूप से जो अल्पसंख्यक कम्युनिटी है वह बहुसंख्यक समुदाय को शंका की दृष्टि से देखती है, और उन्हें एक भय रहता है कि वे अपनी पहचान को नहीं बनाए रख पाएंगे या फिर उनके अस्तित्व को खतरा है। तो इस तरह से मनोवैज्ञानिक असुरक्षा के कारण भी सांप्रदायिकता की घटनाएं घटित होती हैं। हम ये देखते हैं कि औपनिवेशिक भारत में अंग्रेजों की फूट डालो राजगुरु की नीति से भी सांप्रदायिकता को बढ़ावा मिला। कम्युनल अवार्ड की हम बात कर सकते हैं। बंगाल विभाजन को देख सकते हैं। बंगाल का विभाजन धर्म के आधार पर किया गया, और इतना ही नहीं, भारत का विभाजन भी धर्म के आधार पर किया गया। और बहुत सारे मुस्लिम्स भारत में ही रुक गए विभाजन के समय, क्योंकि उन्हें वे सदियों से भारत में रहते आ रहे थे। तो आप देखिए, विभाजन भी पूरी तरह से हिंदू मुस्लिम को विभाजित नहीं कर पाया था, लेकिन कुछ राजनीतिक नेताओं की वजह से लोगों को इतना डरा दिया गया और उनको इतना मिसगाइड किया गया कि आपस में जो बरसों से साथ रह रहे थे वही आपस में झगड़ा करने लगे। तो स्वार्थी राजनीतिक दल और नेताओं की उपस्थिति की वजह से भी सांप्रदायिकता को बढ़ावा मिलता है। वे धर्म को वोट की राजनीति के रूप में प्रयोग करते हैं, और धार्मिक जो कट्टरपंथी होते हैं वे भी इसका फायदा उठाते हैं, और कई बार तो इससे टेररिज्म जैसी घटनाओं को भी सांप्रदायिक रंग देने का प्रयास किया जाता है। सभी देश के सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता की अनुपस्थिति भी सांप्रदायिकता को बढ़ावा देती है, जैसे कि ट्रिपल तलाक या फिर जनसंख्या नियंत्रण संबंधी कानून। और दक्षिणी भारत में हिजाब कंट्रोवर्सी को आप देख सकते हैं। तो इस तरह से जब सिटीजन्स के लिए कॉमन कोड्स नहीं होते, मतलब सबके लिए समान नागरिक संहिता नहीं होती, तो इससे भी आपस में कम्युनिटीज में अविश्वास की भावना जागृत होती है और कम्युनल वायलेंस को बढ़ावा मिलता है। सांप्रदायिकता की भावना को सांप्रदायिक दंगे भी कई बार होते हैं, और कानून लागू करने वाली एजेंसियों का भी कई बार सांप्रदायिकरण हो जाता है। मतलब जिन एजेंसीज को कानून को लागू करना चाहिए वे अपने संवैधानिक कर्तव्यों का पालन न करते हुए
अपनी जो सर्विस के कोड्स ऑफ कंडक्ट है उनका पालन नहीं करते हुए वे सांप्रदायिक दृष्टि से इस तरह की घटनाओं को देखती हैं। और जब इस तरह से वो बायस्ड हो जाती है, पूर्वाग्रह से ग्रसित हो जाती है, तो वे अपनी ड्यूटी को ठीक तरह से नहीं निभा पाते हैं और इससे जो कम्युनल वायलेंस है उसको बढ़ावा मिलता है। फिर हम देखते हैं बेरोजगारी और गरीबी की वजह से भी सांप्रदायिकता की घटनाओं में बढ़ोतरी होती है। गरीबी और बेरोजगारी से लोग शिक्षा अच्छी ग्रहण नहीं कर सकते, जागरूक नहीं होते हैं, आधुनिक दृष्टिकोण विकसित नहीं होता है, तो वो लोग ऑर्थोडॉक्स हो जाते हैं और रूढ़िवादिता के कारण दूसरे समुदाय को वो हीन समझते हैं या उससे द्वेष रखते हैं। ये बात हम कर चुके हैं शिक्षा का अभाव और मीडिया की नकारात्मक भूमिका। कई बार मीडिया एक छोटी सी घटना को भी, एक चिंगारी को आग में परिवर्तित कर देता है। और आज तो सोशल मीडिया का ज़माना है। सोशल मीडिया पर इस तरह की अफवाहें फैलाई जाती है कि विभिन्न समुदायों में आपस में हिंसात्मक दंगे हो जाते हैं और धार्मिक कट्टरवादिता भी इसका कारण है। वह सभी धर्मों में धार्मिक कट्टरपंथी पाए जाते हैं, फिर चाहे वह मुस्लिम धर्म हो या हिंदू धर्म हो। और इस तरह के धार्मिक जो कट्टर लोग होते हैं वे धर्म के ठेकेदार के रूप में काम करते हैं और अपने अपने समुदायों को भड़काऊ भाषण देते हैं और इससे विभिन्न समुदायों के बीच में तनाव उत्पन्न होता है। और इस तरह के तनाव, जिसे हम चर्चा कर चुके हैं, हमारे देश में कई बार देखने को मिलता है। कई बार पड़ोसी जो हमारे देश हैं वो भी देश की प्रगति को सहन नहीं कर सकते हैं और इसे एक मौका देखते हैं, एक अपॉर्चुनिटी देखते हैं कि किसी देश में किस तरह से सांप्रदायिकता फैला दी जाए। तो हमारे देश में पड़ोसी देश द्वारा भी सांप्रदायिकता की घटनाओं को प्रोत्साहित किया जाता है। सामाजिक सांस्कृतिक कारण भी जिम्मेदार होते हैं सांप्रदायिकता के लिए। अलग अलग जीवन शैली होती है और खान पान, विवाह की प्रणाली अलग होने से दो संप्रदायों में हितों को लेकर कई बार टकराहट होती है। जैसे खान पान को लेकर कोई शाकाहारी है, कोई मांसाहारी है, जजमेंटल नहीं होना चाहिए, लेकिन लोग हो जाते हैं क्योंकि जो धार्मिक कट्टरपंथी लोग होते हैं वे भी लोगों को उकसाने का कार्य करते हैं। लोग उनके उकसावे में आकर वो झगड़ा कर लेते हैं दूसरे समुदाय के लोगों से। अब हम सांप्रदायिकता के दुष्परिणामों को देखते हैं। तो सांप्रदायिकता देश की एकता और अखंडता के लिए खतरा है। इससे आपसी द्वेष बढ़ता है, जनधन की हानि होती है और आर्थिक प्रगति और विकास नहीं हो सकता है। और आधुनिकीकरण की जो प्रक्रिया है, मॉडर्नाइजेशन, उसको भी धक्का लगता है क्योंकि कोई भी कंपनी, कोई भी विदेशी निवेश एक ऐसे समाज में निवेश नहीं करना चाहेगा जहां पर कि सांप्रदायिक सौहार्द न हो, क्योंकि इन्वेस्टमेंट के लिए पहली जो कंडीशन है वह है शांति और कानून व्यवस्था की उपस्थिति। अगर वह नहीं है तो कोई भी बिजनेस सफल नहीं हो सकता है। और देश में आधुनिकीकरण की प्रक्रिया भी सांप्रदायिकता की वजह से बाधित होती है। आधुनिकीकरण का मतलब होता है साइंटिफिक टेम्परामेंट होना, एक विजन होना, अवेयरनेस होना लोगों में, वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखना। लेकिन सांप्रदायिकता की वजह से तो रूढ़िवादिता पनपती है, राजनीतिक अस्थिरता भी होती है, इससे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को धक्का लगता है और असामाजिक तत्व हैं उनको भी विचलित व्यवहार करने का एक अच्छा मौका मिल जाता है। लोकतांत्रिक मूल्यों को खतरा उत्पन्न होता है और सामाजिक सांस्कृतिक विघटन की स्थिति भी सांप्रदायिकता से पैदा होती है। और हम ये जानते हैं भारत जैसे देश में, जो कि बहुत ही विविधता युक्त एक समाज है, तो उसकी साझा संस्कृति को सांप्रदायिकता की वजह से एक धक्का लगता है, एक ठेस पहुंचती है, क्योंकि भारत में विभिन्न संप्रदायों, जातियों, प्रजातियों का एक सम्मिश्रण देखने को मिलता है और भारत की एक पहचान है विविधता में एकता। लेकिन सांप्रदायिकता की वजह से हमारी एकता टूटती है और भारत की साझा संस्कृति, जो कि विश्व में अपनी एक विशिष्ट पहचान रखती है, उसको खतरा उत्पन्न हो जाता है। अब हम ये देखते हैं कि सांप्रदायिकता निवारण हेतु कौन से प्रयास किए गए हैं। तो सरकार है वो समय समय पर सांप्रदायिकता के उन्मूलन हेतु प्रयास करती है
और आज़ादी से पहले ही 1918 से 1922 के बीच गांधी जी के द्वारा व्यक्तिगत स्तर पर और एवं अन्य राष्ट्रीय नेताओं के द्वारा भी सांप्रदायिकता निवारण हेतु अनेक प्रयास किए गए। सांप्रदायिकता के निवारण हेतु 1962 में राष्ट्रीय एकता परिषद की स्थापना की गई और समय समय पर इस परिषद को सक्रिय भी किया गया। 1976 में तत्कालीन गृह मंत्री ब्रह्मानंद रेड्डी की अध्यक्षता में राष्ट्रीय एकीकरण पर एक कार्यदल का गठन किया गया, जिसने कि 7 सूत्रीय कार्यक्रम प्रस्तुत किया। माइनॉरिटीज के अधिकारों की सुरक्षा के लिए राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का गठन किया गया और सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने के लिए अनेक एनजीओस ने भी काम किया है। इसी तरह के हम एक एनजीओ की चर्चा कर सकते हैं। शांति तथा अखंड भारत द्वारा सांप्रदायिक सौहार्द हेतु अनेक प्रयास किए गए हैं। अब हम ये देखते हैं कि सांप्रदायिकता के निवारण हेतु क्या सजेशंस दिए जा सकते हैं। आपसे एग्जामिनेशन में कई बार पूछ भी लिया जाता है। तो सांप्रदायिकता के विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए। जहां भी सांप्रदायिकता की घटनाएं होती है उसके लिए जो भी रिस्पॉन्सिबल लोग हैं उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। तो इस तरह की जो घटनाओं को अंजाम देते हैं उनमें एक भय होगा, कानून का भय होगा और वो दोहराने से बचेंगे। सांप्रदायिकता फैलाने वाली संस्थाओं की पहचान की जानी चाहिए और इस तरह की संस्थाओं के विरुद्ध भी सख्त कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। उनकी मान्यता को रद्द कर दिया जाना चाहिए और धर्मनिरपेक्षता के मूल्यों को एक विचारधारा के रूप में बल दिया जाना चाहिए और राष्ट्रीयता की भावना को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। हमारी शिक्षा प्रणाली भी ऐसे हो कि जिसमें हमारे युवाओं को उदारता और राष्ट्रीयता के मूल्यों को सिखाया जाना चाहिए, उनके व्यक्तित्व का हिस्सा बना दिया जाना चाहिए। हमारी साझा संस्कृति के मूल्यों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। जो विविधता में एकता की भारत की संस्कृति है, उस संस्कृति को हमारे युवाओं को शिक्षा प्रणाली के माध्यम से और समाजीकरण की प्रक्रिया के माध्यम से सिखाया जाना चाहिए। तो इस तरह से सांप्रदायिकता की घटनाओं से हमें मुक्ति मिल सकती है, सांप्रदायिक संघर्षों से, दंगों से। अनेक सामाजिक समस्याओं के कारण भी सांप्रदायिकता की घटनाओं में बढ़ोतरी होती है, जैसे बेरोजगारी, गरीबी, निरक्षरता आदि। अज्ञानता और निरक्षरता की वजह से कई बार फैमिली प्लानिंग को कोई समुदाय नहीं अपनाता है तो दूसरे समुदाय के मन में आशंका उत्पन्न होती है या फिर उसको वो एक निम्न दृष्टिकोण से देखते हैं। तो हम ये देखते हैं कि इससे कट्टरवादिता को बढ़ावा मिलता है और सांप्रदायिकता के निवारण हेतु ये बहुत ही ज़रूरी है कि लोगों को एजुकेट किया जाए और रोजगार लोगों को प्रदान किया जाए ताकि वे असामाजिक गतिविधियों में संलिप्त ना हो। सच्चर समिति की सिफारिशों का अनुपालन किया जाना चाहिए। सच्चर समिति का गठन किया गया था, वह अल्पसंख्यकों के सामाजिक आर्थिक पिछड़ेपन का अध्ययन करने के लिए इसका गठन किया गया था। तो ऐसे समुदायों को विकास की मुख्य धारा में शामिल करने के लिए कदम उठाए जाने चाहिए और सांप्रदायिक दंगों से पीड़ित लोगों को तुरंत न्याय प्रदान किया जाना चाहिए। और मीडिया की सकारात्मक भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण है। कई बार सोशल मीडिया पर भी बहुत नकारात्मक खबरों का प्रचार होता है और एक छोटी सी घटना को बहुत बड़ा प्रस्तुत कर दिया जाता है सोशल मीडिया के द्वारा। तो इन पर नियंत्रण किया जाना चाहिए। अब हम देखते हैं कि विभिन्न समाजशास्त्रियों ने सांप्रदायिकता के निवारण हेतु क्या उपाय बताए हैं। प्रोफेसर दीपांकर गुप्ता के अनुसार दोनों समुदायों के मध्य पारस्परिक संपर्क और सांस्कृतिक गतिविधियों में पारस्परिक सहभागिता होनी चाहिए। मतलब जैसे दिवाली, ईद, लोहड़ी का त्यौहार हिंदू, मुस्लिम, सिख, जैन, ईसाई, पारसी आदि कम्युनिटीज़ के लोग मिलकर मनाएं। तो इससे क्या होगा, इससे देखिए जब ताजिया निकालते हैं तब कई बार आपको हिंसा की घटनाएं देखने को मिलती है, या फिर रामनवमी पर शोभा यात्रा निकालें तब आपको विभिन्न समुदायों में कई बार झगड़े देखने को मिलते हैं। तो इस तरह की घटनाएं कम हो जाएंगी क्योंकि सभी समुदाय मिलकर जब एक त्यौहार को मनाएंगे तो झगड़ा होने की तो बात ही नहीं है। फिर प्रसिद्ध समाजशास्त्री योगेंद्र सिंह कहते हैं कि औद्योगिकरण और आर्थिक प्रगति से सामुदायिक जो सांप्रदायिकता है उसको नियंत्रित किया जा सकता है। औद्योगिकरण और आर्थिक प्रगति से
लोग शहरों की तरफ जाते हैं और शहरों में एक उदार दृष्टिकोण पाया जाता है, कट्टरवादिता कम पाई जाती है। तो इसके कारण लोग दंगे जैसी जो सांप्रदायिक कट्टरता है उसमें शामिल नहीं होते हैं। विपिन चंद्रा का कहना है कि राज्य को राजनीतिक और आर्थिक क्षेत्रों में धर्म से बिल्कुल अलग रखना चाहिए। मतलब राज्य को राजनीति या आर्थिक जो हमारी गतिविधियां हैं उनको धर्म से बिल्कुल पृथक रखना चाहिए, राजनीति में धर्म को शामिल नहीं करना चाहिए। लेकिन हम ये देखते हैं कि कई राजनीतिक दल अपने राजनीतिक लाभ के लिए धर्म का इस्तेमाल करते हैं। वोट बैंक की राजनीति में वोट प्राप्त करने के लिए वे किसी संप्रदाय विशेष को आकर्षित करने का प्रयास करते हैं। फिर प्रेस एवं शिक्षा के असंप्रदायीकरण और धर्मनिरपेक्षीकरण हेतु व्यापक प्रयास किए जाने चाहिए। तो ये असंप्रदायीकरण और धर्मनिरपेक्षीकरण की एक बार स्पेलिंग देख लीजिएगा, क्योंकि आंसर लिखते समय भाषा पर आपकी पकड़ होनी चाहिए। तो इस तरह से हम देखते हैं कि विभिन्न समाजशास्त्रियों ने अपने सुझाव दिए हैं सांप्रदायिकता के निवारण हेतु या सांप्रदायिकता की घटनाओं पर नियंत्रण हेतु। तो सांप्रदायिकता एक व्याधकीय प्रघटना है और इससे समाज में असंतुलन आता है, समाज की व्यवस्था चरमरा जाती है और एक एकीकृत प्रयास के द्वारा इस पर हम काबू पा सकते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। वो सांप्रदायिकता का आपका ये जो टॉपिक है ये है एक जनरल टॉपिक है और निबंध लिखने में भी कई बार आपको इससे मदद मिलती है। सो थैंक यू सो मच। जय हिंद।